प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर नोटिफाई कर दिया है उन लोगों को जिन्हें मखसूस नशिस्तें अब मिलनी हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी सियासी जमातें, उनमें मखसूस नशिस्तें अब तकसीम कर दी गई हैं। पहले भी इनको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए से असम्बली का मेंबर बनाया गया था, बल्कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स बनाया गया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनका नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया गया और अब दोबारा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है नजरसानी, उसके बाद दोबारा इन लोगों को नोटिफाई कर दिया गया है और इसकी लिस्टें भी जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि 12 जुलाई के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको पीटीआई का मेंबर्स डिक्लेयर किया गया था कौमी असम्बली में, वो नोटिफिकेशन भी विड्रॉ किया जा रहा है। तो ये नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से एक तो मखसूस नशस्तों आइनी तरमीम इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया है, लेकिन साथ ही साथ 10 मुहर्रम के फ़ौरन बाद तहरीक शुरू करने का भी ऐलान किया है। लेकिन तहरीक कैसे शुरू होगी? जो खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर साहब, उनके अपनी ही पार्टी के साथ काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तनकीद कर रहे हैं, पब्लिक में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बैरिस्टर गौहर इन इश्यूज़ को एड्रेस कर लेते तो मुझे पब्लिक में ये इश्यूज़ लेकर ना आना पड़ता। तो ऐसे में अगर सूबाई जहाँ पर यानी एक सूबे में जहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है वहाँ पर अगर इख्तलाफात हैं तो फिर वहाँ से तहरीक कैसे चल सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से पूछ चुका हूँ, जिसमें वो ये कहते हैं कि हम वजारतें लेने या वफाकी हुकूमत में शमूलियत के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब अब कह रहे हैं कि नहीं, इसके इम्कानात मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी हमें ज्वाइन कर ले। यानी वो इंदिया दे रहे हैं कि ऐसी कोई बात बैकेंड पे हो रही है। तो फिर क्या वाकई ये करीब है कि पीपल्स पार्टी जुलाई में हुकूमत को ज्वाइन कर सकती है, वजारतों का हिस्सा बन सकती है? और इसके अलावा कुछ और चीज़ें मुज़ाकरात के हवाले से ख़ास तौर पर, जिसमें अब अडयाला कोट लखपत जेल में जो लोग इस वक्त जेल काट रहे हैं बशमूल शाह महमूद कुरैशी साहब के, वो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, चाहे वो मुक़्तदरा से हों चाहे वो सियासी जमातों से हों, यानी उनके नुक्ता नज़र में और इमरान खान के नुक्ता नज़र में थोड़ा सा फ़र्क है। तो इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अहमद अवैस एडवोकेट साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। कमर जमान कायरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। मैं सबको खुशामदीद कहूँगा। जो आज एक नोटिफिकेशन जिसका मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा था कि जिसमें पीटीआई के 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई के वो लोग जिन्होंने पीटीआई का सर्टिफिकेट देकर इलेक्शन लड़ा था उनको पीटीआई का मेंबर डिक्लेयर कर दिया था, वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। और आजम नज़ीर तारड़ साहब के एक बयान की रोशनी में जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, वो समझते हैं कि ये अब ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहे हैं ना पीटीआई के रहे हैं, बल्कि ये आज़ाद हो गए हैं और ये किसी पार्टी डिसिप्लिन में नहीं आते। अहमद अवैस एडवोकेट साहब, ये जो इस वक्त नोटिफिकेशन आया है नया, जिसके मुताबिक पिछले नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया है इलेक्शन कमीशन ने, अब पीटीआई के मेंबर्स की क्या हैसियत है इस वक्त असेंबली के अंदर? देखें ना, इसकी विड्रॉल से पहले ये तमाम जो थे ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर थे, बन गए हुए थे बाकायदा तौर के ऊपर। और फिर जब ये फैसला आया तो उस फैसले में उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ये बाकायदा तौर के ऊपर ये इमरान खान के रिकमेंडेशन पे उनके टिकट के ऊपर ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े हैं, क्योंकि सिंबल छीन लिया था, पार्टी का उसका तशख्खुस ख़त्म कर दिया था, तो लिहाजा ये इनको पीटीआई का जो इलेक्टेड मेंबर तस्वुर किया जाए। तो अब वो क्योंकि जिस किस्म की भी अदालत का फैसला आया है, पाकिस्तान की तारीख का ये यूनिक है, आर्काइव में सजाने वाला फैसला है आइंदा नस्लों के लिए, तो अब वो ये विड्रॉ हो गई नोटिफिकेशन, तो ये दोबारा से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं। ये है सूरत हाल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं। लेकिन सर आजम तारड़ साहब तो कहते हैं कि नया जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी रोशनी में अब ये मेंबर नहीं है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, आज़ाद हैं और किसी पार्टी डिसिप्लिन में नहीं आते। अगर ये किसी और को वोट करते हैं या हुकूमत के साथ वोटिंग पे जाते हैं किसी भी अहम मामले में, तो डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी।
देखिए ना, आजम तारड़ साहब तो वजीर कानून हैं और हर लाकानूनी बात जो है उनके मुंह से निकलती है और निकलती आ रही है, इसलिए उनकी किसी बात पर कोई तो ना हैरान होने की ज़रूरत है, ना उनकी किसी इंटरप्रटेशन के ऊपर कहा जाए कि ये देखें कैसी बात कर रहे हैं। वो ऐसी ही बात करते हैं। हुकूमत का हर आदमी जो है, जो इनके वज़ीर आज़म समेत जो फॉर्म 47 के जो तसव्वुफ से उसके आए हैं और पार्लियामेंट के अंदर बराजमान हो गए हैं, तो वो सबका जो है अंदाज तो सोच का ऐसा ही है ना। इसलिए ये कोई अचंभा की बात तो है नहीं उनकी ये इंटरप्रिटेशन करने की। जो अदालत जो इस पाकिस्तान के आइन का हाल हो चुका है, ये बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है, और मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल जो है आपको इसके जब भयानक नतायज और कुछ टाइम गुजरेगा तो आने शुरू होंगे, और बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए एक हंगामा राई के लिए ज़रूर तैयार हो जाए पूरी कौम, और वो होगी ज़रूर, क्योंकि इकॉनमी कंट्रोल में नहीं हो रही है। महंगाई जो है वो आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। अभी देखें कि मिट्टी का तेल जो है वो 15-16 रुपये पर लीटर वो बढ़ गया, तकरीबन 9 लीटर जो है 9 रुपये जो है वो पेट्रोल बढ़ गया, और इसी तरह से डीजल जो है वो 10-11 लीटर 10-10.5 रुपये पर लीटर जो है वो पेट्रोल डीजल बढ़ गया। सही है। आप कह रहे हैं हंगामा राई के लिए तैयार हैं, यानी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो कह रही है एहतजाज के लिए तैयार रहे हैं, आप उसे हंगामा राई का नाम दे रहे हैं। अब ये जो आप पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर रहे हैं, चलिए मैं यहीं से शुरू कर लेता हूं, फिर मखसूस नशिस्तों और दीगर मामलों पे बाद में आता हूं। लेकिन राणा साहब, आपका पोर्टफोलियो भी है, आप इकोनॉमी के मामलों को भी देखते हैं, तो ये जो पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी हैं, यानी जब कम हुई थी इंटरनेशनल मार्केट में तो आपने उस वक्त इसे पास ऑन नहीं किया था, लेवी लगाकर आपने कीमतों को बरकरार रखा, और अब जब मार्केट में बढ़ गई हैं तो आपने बढ़ा दी हैं। यहाँ पर आप चाहते तो रिलीफ दे भी सकते थे। तो क्या वजह है कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई गई हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की? और आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से जो डिजिटल मीडिया पर चीज़ें, पुराने बयानात गर्दिश कर रहे हैं, ट्वीट्स गर्दिश कर रही हैं PMLN की लीडरशिप की। जब PTI की हुकूमत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती थी, 2 रुपये भी बढ़ती थी, तो उस पर बहुत एहतजाज किया जाता था। आज आप बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त जब आप एहतजाज करते थे तो गलत करते थे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बजट के अंदर जो है वो लेवी की तादाद एक तयन की हुई है जो उससे इकट्ठे होने हैं, और डेफिनेटली अगर इंटरनेशनल प्राइसेस अब बढ़ती हैं तो वो फिर ट्रांसफर होंगी। आपने दुरुस्त फरमाया कि पहले जब हम लेवी लगा रहे थे तो जो कमी थी वो उसको ट्रांसफर नहीं किया गया, क्योंकि आपने लेवी के जरिए अपनी जो रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है आप IMF के प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ देखें, 2-3 चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इकोनॉमी तो बेहतरी की तरफ जा रही है। आपके सारे इशारे, आपकी स्टॉक मार्केट, आपका IMF का प्रोग्राम, ओवरऑल आपकी एक्सपोर्ट्स जो है $40 अरब की आपकी गुड्स और सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स हुई हैं, उसमें सालाना इजाफा है ईयर ऑन ईयर। तो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इंशाल्लाह मजीद बेहतरी की तरफ आगे आने वाले दिनों में जाएंगी। एक्सचेंज रेट आपका जो है वो स्टेबल है, आपके फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ रहे हैं, तो हर लिहाज से मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। और इसी बुनियाद पे ये जो इनकी बातें हैं कि मुल्क को पता नहीं क्या हो गया, कोई इनका ना साथ देने को तैयार है, और ये इनके पास बजाय कि ये जो है कोई मुस्बत तनकीद करें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई मुद्दा उठा के उसके ऊपर इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर करें, ये अनाउंस कर रहे हैं हम कोई तहरीक चलाने जा रहे हैं। तो ये इनकी सुई वहीं आके देखिए, इनका रोल जो है ऑपोजिशन का वो होता है सेनेट के फ्लोर पे, वो होता है नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, सूबाई असेंबलियों के फ्लोर पे, वो स्टैंडिंग कमेटीज में होता है। लेकिन इनको अभी वो रोल अभी तक समझ ही नहीं आया कि इनका क्या असल रोल है एज अ ऑपोजिशन। जब बजट होता है तो तभी भी ये इमरान खान को रिहा करो के पोस्टर बना के ले आते हैं। वैसे बंद हो गए तो आवाज यहाँ नहीं आ रही जो है दे आर, यानी कि ना इनको जमहूरी रवायत का पता है, इनको सिर्फ ये पता है कि हमने सड़कें कैसे बंद करनी है और हमने इंतशार कैसे फैलाना है। तो ये उस तरफ अपना वो गामजन है। बहरहाल हमें कोई फिक्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, हर लिहाज से हर इशारे बेहतरी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, और इसी डायरेक्शन में हम जो है वो मईशत को लेके जाएंगे। सही है। चलिए, अभी मखसूस नशस्तों की बात हो रही थी, मैं उस पर तो दोबारा आपके पास वापस आता हूं, लेकिन पहले मैं कायरा साहब की तरफ जाता हूं। इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है बड़े इंपॉर्टेंट फैसले कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो उसमें
इलेक्शंस भी हो रहे हैं, बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं, फिर ये नोटिफाई किया गया है इन लोगों को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट किया गया है, जो अभी ताज़ा लिस्टें भी सामने आई हैं। कुछ ऐसा पहले राजा परवेज अशरफ साहब ने यह मुतालबा किया था कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स जिनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, उन्हें घर जाना चाहिए और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आना चाहिए। कायरा साहब, तकरीबन 6 महीने हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स की मुद्दत पूरी हुए, लेकिन वो ज़ाहिर आइन की ही एक शिक के तहत जो अभी 26वीं तरमीम हुई थी उसके तहत वो अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी आपकी पार्टी ही के कुछ लोग ये समझते हैं कि उन्हें अब घर जाना चाहिए और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर होना चाहिए, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि नहीं बढ़ रहा। आप क्या अपनी राय रखते हैं इस हवाले से? देखिए, ये जो कानून के या आइन के अंदर जो इस्तिस्ना रखे जाते हैं ना, ये तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर रखे जाते हैं जी, एक खास जरूरत को पूरा करने के लिए, कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि फौरी तौर पर तकर्री नहीं हो पा रही तो ये ओहदा खाली ना रहे। इसको एक तसलसल के साथ आगे बढ़ा देने का अमल या इसको तसलसल के साथ एक लंबे अरसे के लिए एक जवाब बना देने का अमल दुरुस्त नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर बात है। अब दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खत लिखा, उनको इस बात की बार बार निशानदेही कराई गई, तो उन्होंने खत लिखा जो कि प्रोसेस है लीडर ऑफ द अपोजिशन को। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने एक लिस्ट दे दी कि ये मेरे मेंबर्स हैं, इनसे जरा कंसल्ट कर लीजिए, इनसे मुशावरत कर लीजिए। हालांकि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने लीडर ऑफ द हाउस के साथ बैठ के मुशावरत करनी है, कंसल्टेशन के लिए वो कमेटी तश्कील देना, मेरा ख्याल है ये भी अजीब सा एक तनाजा था। ये हमारे मुल्क के अंदर आजाब हो गया कि अब हम हर मामले को लटकाने के, उलझाने के और अपने एजेंडा के मुताबिक ड्राइव करने के आदी हो गए हैं। तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का फैसला होना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट समझती है कि उनकी खिदमात अच्छी हैं, उनको कंटिन्यू करना है, तो फैसला कर ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता बदी वजू, तो फिर उनकी जगह जिसका भी नया तकर्रर करना है वो तकर्रर होना चाहिए और ये ऑफिसेज रेगुलर बेसिस पे इनकी तैनाती होनी चाहिए। स्टॉप गैप अरेंजमेंट को स्टॉप गैप अरेंजमेंट ही रखना चाहिए। सही है। कायरा साहब, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में फैसला मखसूस नशस्तों के हवाले से सामने आया, उसके बाद जो वज़ीर कानून हैं उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि असेंबली में जो पीटीआई के मेंबर्स या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स मौजूद थे वो अब आज़ाद हो गए हैं, वो किसी पार्टी डिसिप्लिन में नहीं आते। जाहिर है ये बात करने का मतलब ये है, या लोग ये समझते हैं कि वो ये यूं कहना चाह रहे हैं कि अब वो हमें भी वोट कर सकते हैं, उन पर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी। लेकिन ये एक तरह से जो है वो उन मेंबर्स की जो एक पार्टी के साथ बहरहाल एफिलिएशन तो रखते हैं, उनकी वफादारियां खरीदने, हॉर्स ट्रेडिंग और इस तरह की चीज़ों को फ़रोग देने के खदशात तो पैदा नहीं हो जाएंगे आपके ख्याल में? क्योंकि पीटीआई ये समझती है कि नहीं, ये अब भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, हुकूमत समझती है कि नहीं, ये पार्टी डिसिप्लिन से आज़ाद है। देखिए, सवाल ये है कि इसकी लीगलिटी क्या है। आप क्या समझते हैं, मैं क्या समझता हूँ, मीडिया क्या समझता है, अपोजिशन क्या समझती है, इसको छोड़ दीजिए। इसकी लीगलिटी क्या है? क्या अदालती फैसले के बाद, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का आया है, ये फैसला अपनी जगह मौजूद है ना, और इस फैसले को आप तस्लीम करें, मैं ना करूं, मैं करूं आप ना करें, ओके, आपका हक होगा। लेकिन ये फैसला बहरहाल ऑन ग्राउंड है और हुकूमत ने और असेंबली ने उसको मान के चलना है। और वो ये है कि जो पिछला फैसला हुआ था, जिसको रिव्यू हुआ, उस फैसले को हमारी जो अदालत है उसके रिव्यू में सेट असाइड कर दिया गया है। उस फैसले को जिसकी रोशनी में पीटीआई को के मेंबरान को, यानी 34 मेंबरों को या 35 मेंबर्स को कहा गया कि ये पीटीआई के मेंबर हो सकते हैं। जब वो फैसला सेट असाइड हो गया तो पिछली सूरत हाल बहाल हो गई। सो ये सारे मेंबरान अब गैर जमाती, यानी किसी जमात के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़े, लिहाजा ये आजाद है। ये इसकी लीगल पोजीशन है और अदालती फैसले की रोशनी में है। अब वो अपने फैसलों में आजाद हैं, तो वो किसके साथ एफिलिएटेड है, आपका ख्याल दुरुस्त होगा, मेरा ख्याल मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन बहरहाल आपने चलना तो टेक्निकली और लीगल इश्यूज के ऊपर है ना। आपके ख्याल के या मेरे ख्याल के या मुझे अच्छा लगने या आपको अच्छा लगने पे तो नहीं चलना। सही है। नहीं, लेकिन कायरा साहब, जब सुप्रीम कोर्ट का पहले 13 रुकनी बेंच का फैसला आया था, उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन इन मेंबर्स को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डिक्लेयर कर चुकी थी कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, सिवाय 8-10 मेंबर्स के। तो अगर ये फैसला सेटिसाइड हो गया है, पुराना फैसला जो है वो कलअदम हो गया, यानी जो 13 रुकनी बेंच का था,
तो पुरानी पोजीशन बहाल होने के बाद फिर इन्हें सुन्नी तहत काउंसिल का होना चाहिए ना, ये आजाद कैसे हो गए? जब मुझे एग्जैक्टली अब याद मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है, हो सकता है इसमें गलती का एहतमाल हो, पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि ये मेंबर आजाद है। उसी फैसले को सेट असाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ गवर्नमेंट रिव्यू में गई और एक कानून साजी की गई, क्योंकि गवर्नमेंट अदालत के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती थी। अपनी पार्लियामान ने अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर ली और उसके नतीजे में अब एक दोबारा जो फैसला हुआ, उस फैसले की रोशनी में अब ये सूरत हाल है। अगर उसमें कोई भ्रम होगा तो अदालत से इसकी वजाहत भी ली जा सकती। सही है, बिल्कुल ठीक है। चले मैं इस पर अहमद अवैस साहब से भी पूछता हूं, क्योंकि बहरहाल पेशावर हाईकोर्ट को जो फैसला था, जो मुझे याद पड़ता है, वो ये था कि इन लोगों को मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती हैं, सुन्नी तहत काउंसिल के लोगों को कोई पार्लिमानी जमात नहीं थी, लेकिन इनके आज़ाद होने या सुन्नी तहत काउंसिल के मेंबर होने का फैसला तो इलेक्शन कमीशन पहले ही कर चुका था और वेबसाइट पे भी ये सुन्नी तहत काउंसिल के नाम से मौजूद है। बहरहाल मजीद क्लैरिफिकेशन की, बहरहाल क्लैरिटी की ज़रूरत है, जैसा कि कायरा साहब भी कह रहे हैं, तो इस पर बात हो सकती है। एक छोटे से ब्रेक लेकर वापस आते हैं और फिर पीपल्स पार्टी के जो हुकूमत में शमूलियत या वजारतें लेने के हवाले से जो बातचीत चल रही है, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने अब अपना मौक़िफ़ पेश किया है, तो इस पर भी जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद। अभी कायरा साहब बात कर रहे थे मेंबर्स के आज़ाद होने के हवाले से और या सुन्नी तहत काउंसिल के हवाले से। इसमें जो पीटीआई है उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। अहमद अवैस साहब कहते हैं कि नहीं, ये सुन्नी तहत काउंसिल के हैं, लेकिन अहमद अवैस साहब अभी पेशावर हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दे रहे थे कायरा साहब कि पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बहाल हो गया है। उसके बाद क्या सिर्फ मखसूस नशस्तें पीटीआई को नहीं मिल सकती या सुन्नी तहत काउंसिल को नहीं मिल सकती, या जो इस वक्त मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई के या सुन्नी तहत काउंसिल के, वो भी आज़ाद हो गए हैं? तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पर पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के हवाले से क्या है? नहीं, पेशावर हाईकोर्ट ने इसको टच नहीं किया था। जैसे आप भी फरमा रहे हैं ना कि ये जब सुन्नी तहत काउंसिल का जो है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा नोटिफिकेशन किया था और ये तमाम मेंबरान जो उसके मेंबर बना दिए गए थे, इसकी नोटिफिकेशन आ गया था। इस नोटिफिकेशन को तो चैलेंज नहीं किया गया था। वहाँ तो जो मूड पॉइंट था वो तो था कि ये आज़ाद मेंबर जो हैं, ये इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये सब के सब जो हैं, जो ये आज़ाद नहीं बल्कि जो सीटें, जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये सुन्नी तहत काउंसिल को मिलनी चाहिए। उसके ऊपर उनका था कि उसकी जो लीगैलिटीज़ और उसकी टेक्निकलिटीज़ थी, जिसके बायस उनका जो फैसला आया वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई में का जो फैसला आया उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि ये तमाम के तमाम जो इलेक्ट हुए हैं आज़ाद के शक्ल में, ये तमाम पीटीआई के थे और उन्हीं के टिकट है इसके पीछे, क्योंकि इतनी तादाद में कभी पाकिस्तान की तारीख में अदरवाइज आपने देखा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने तादाद में कभी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्ट हुए हों, पार्लियामेंट में आए हों। तो वजह यही है कि इनका सबका ताल्लुक जो है वो इमरान खान से और पीटीआई के साथ है। तो उस फैसले को इन्होंने रिव्यू कर दिया। तो इसको पेश नज़र अब अगर आप देखें तो फिर सुन्नी तहत काउंसिल में इनकी जो ज्वाइनिंग थी, जो नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर चुका हुआ था, उसको तो चैलेंज नहीं हुआ था, वो अपनी जगह बरकरार है, लिहाजा उनकी वो स्टेटस जो है वो कायम रहेगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। एक और मामला है पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से। राना साहब, पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं से हमने पिछले 2-3 दिन में पूछा तो उन्होंने मोहतात रवैया अख्तियार करते हुए ये कहा है कि हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, या अभी पार्टी के अंदर कोई ऐसी चीज़ डिस्कस नहीं हुई, या पार्टी के किसी फोरम पर यह बात नहीं आई है। इस तरह से पीपल्स पार्टी ने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इम्कान है पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत का। वो कहते हैं इम्कानात तो मुझे नज़र आ रहे हैं। राना साहब, क्या खबर है आपके पास, पीपल्स पार्टी आ रही है? देखिए, ये हमने खुद पीपल्स पार्टी को दावत दी इनिशियली जब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी। पंजाब के हवाले से तो नहीं, लेकिन वफाक के हवाले से दावत दी गई थी कि वो हुकूमत का हिस्सा बने। बहरहाल उन्होंने उस वक्त इसको बेहतर नहीं समझा और उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। अब अगर कोई ऐसी ख्वाहिश पीपल्स पार्टी की तरफ से आती है तो डेफिनेटली उसको जिस तरह
ख्वाजा साहब ने कहा कि वो फिर जो है वो लीडरशिप लेवल पे डिसाइड होगा, मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ और दूसरा पीपल्स पार्टी की तरफ से जरदारी साहब। लेकिन मेरी भी नॉलेज में ऐसी कोई रिक्वेस्ट पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं आई या ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। लेकिन अगर ख्वाजा साहब को लगता है इसके इम्कानात हैं तो शायद उनके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो, मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सही है। कायरा साहब, 3 दिन से खबरें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी वजारतें ले रही है, हुकूमत में आ रही है। अब ये काफ़ी अरसे के बाद दोबारा ये बात उठी है और सोर्सेज जो हैं वो बड़े दावे के साथ इन अल्फाज के साथ कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को अब मना लिया गया है। पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं से मैंने 2-3 दिन में बात की है तो वो मोहतात रवैये के साथ कह रहे हैं कि जी हमारी पार्टी में इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन इस क्लैरिफिकेशन के बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि नहीं, इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि वो आ रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पर आपका रद्दअमल क्या है, मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए, ख्वाजा साहब हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, उनका बड़ा एहतराम है। उन्होंने कहा, उनका ख्याल है, ये उन्हें उम्मीद है। पीपल्स पार्टी के लोगों ने आपको पीपल्स पार्टी के बारे में बताना है ना, दूसरी जमातों को नहीं बताना। अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत, पार्टी के तर्जमान, पार्टी के सीनियर क़यादत ये कह रही है, पहले भी कहती रही, अब भी कह रही है, पहले दिन से 3-4 दिन से वजाहत कर रहे हैं कि ऐसी कोई तजवीज ना तो हमारे पास आई है, ना इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुई है। अगर कोई ऐसी तजवीज आई, संजीदा तजवीज, तो हमारी क़यादत अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के, जिसका फैसला ऑलरेडी है, कि उसके साथ बैठ के मशवरा करके फैसला कर लेंगे। अभी तक कोई ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी के बारे में जो भी आपने चीज डिबेट करनी है, उसके लिए अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत कह देती है कि ये राय है तो उसको मोतबर मानिए। किसी और जमात के दोस्तों की राय जो है वो उनका ख्याल है, वो हकायक नहीं है। हम जो कह रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं सारे। सही है। हम जो बातें करें इसको मन। बिल्कुल ठीक है सर। इसमें अव्वलीन जो अहमियत है बात की वो तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की है, लेकिन हम किसी और जमात की बात नहीं कर रहे हैं, ना JUI की, ना PTI की, ना किसी और की। हम तो उस जमात की बात कर रहे हैं ना कि जिसमें जाना है पीपल्स पार्टी ने, जिनके साथ इत्तेहाद बनाना है। इसलिए उनकी बात को भी हम थोड़ी सी अहमियत दे रहे हैं कि ख्वाजा साहब अगर कह रहे हैं, उसके भी मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब को भी और आपको भी ये काम पीपल्स पार्टी पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी इसमें बड़ी पक्की ठुकी राय ये है। बिल्कुल ठीक है सर। एक चीज़ में राना साहब ये बताइए कि 10 मुहर्रम के फ़ौरन बाद तहरीक चलाने का अब हुक्म दे दिया है अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को, और वाज़े पैगाम आ गया है। तो दोबारा सड़कें गर्म होने जा रही हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करेगी गवर्नमेंट? वैसे जैसे पहले करती रही है या इजाज़त देगी एहतजाज करने की? देखिए, आजकल तो वैसे ही बहुत गर्मी है, तो सड़कें तो पहले से ही गर्म है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो कोई तहरीक नहीं स्टार्ट होने जा रही। और ना इस पहले गर्मी, अब गर्मा गर्मी हो सकती है ना सर? देखिए, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होने जा रहा। बहुत सारी तहरीकों की आवाज, बहुत सारी मूवमेंट्स की आवाज, बहुत सारी जो कह लें आप के डेडलाइंस आ चुकी हैं, लेकिन कुछ नहीं होने जा रहा। अवाम का ये मूड भी नहीं है इस वक्त। अवाम मुल्क को तरक्की की राह पे चलते हुए देखना चाहती है। तो मेरे ख्याल से ये अब जो अवाम का सेंटिमेंट है, जो बिजनेस कम्युनिटी, जो ओवरऑल एक सेंटिमेंट है, उसके खिलाफ होगा। तो ये अगर करेंगे भी तो फ्लॉप ही। अहमद, वैसे तैयारी तो है नहीं PTI की, कैसे एहतजाज करेंगे 10 मुहर्रम के फौरन बाद? एक हफ्ता रह गया। देखिए, हालात खुद ब खुद जो है ना अपना रास्ता निकाल लेते हैं। वो गालिब का शेर है ना कि पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबाह तो होती है रवां। और ये जो हालात बनते जा रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई जो है डे बाई डे और मोमेंट टू मोमेंट जो है बढ़ रही है, और लोगों के लिए ज़िंदगी जो है वो तंग होती जा रही है, और बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है कि आज मुफ्तात अंदाजे के मुताबिक 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और किसी बजट में आज तक जिक्र नहीं आया कि वो भी इंसान हैं, वो कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं, और उनके भी कोई जज्बात हैं, उनके बच्चे भी हैं। आपका ये मार्च महंगाई के खिलाफ तो है नहीं सर? आपका मार्च तो 26वीं तरमीम के खिलाफ, आयन की बहाली, सारी चीजें की रिहाई, इस मौजू पर है। नहीं, हमारी देखे ना, हमारे तो हर चीज के ऊपर है ना, हुकूमत जब तमाम की तमाम गैर आईनी है तो फिर हमारा एहतजाज तो हर चीज के ऊपर है।
इसको तो हक हासिल ही नहीं है। बजट में से बजट की बात करते हैं, सरकारी जो खजाना है उसमें से एक धेले को भी हाथ लगाने का हक नहीं है, इनका हक नहीं है। लेकिन ये तो उसको इस बेदरेक तरीके से अपनी अयाशियों में खर्च कर रहे हैं, और उसकी मैं डिटेल बताने लगूं तो आपका टाइम गुजर जाएगा। तो ये सारी बातें जो हैं वो आज खामोश है, लोग निकलेंगे बाहर, और एक दफा कम निकलेंगे, दूसरी दफा ज्यादा निकलेंगे, तीसरी दफा ज्यादा अहमद अवैस निकलेंगे। साहब, एहतजाज नतीजा खेज अभी तक नहीं हुए, जो थोड़े से बेहतर एहतजाज थे वो भी नहीं हुए, जो थोड़ी तैयारी के साथ एहतजाज हुए थे वो भी नतीजा खेज नहीं हुए। इस वक्त तो ना माहौल है, ना तैयारी है, अब हो जाएंगे, ना मौसम साजगार है, ना उस तरह की रायआमा हमवार है जिन मौजूआत पर आप बात कर रहे हैं। कैसे एहतजाज नतीजा खेज होगा? जब तक ये हालात जो हैं वो नसाजगार सामने आ जाएंगे, जब तक हम एहतजाज जारी रखेंगे किसी न किसी शक्ल में। और जिस वक्त वो जो है वो मामलात उस हद तक पहुंच जाएंगे तो भरपूर शक्ल में सामने आ जाएंगे जी। ये तो एक बात है ना कि हम वी डोंट एडमिट, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस सिस्टम को, कि बिल्कुल नहीं करते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, खुशामदीद। सर, 10 मुहर्रम के बाद अब तहरीक चलाने का बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से कह दिया गया है, तो क्या खद्दो खाल हैं इस तहरीक के सर जो बनने जा रही है 10 मुहर्रम के बाद? थैंक यू असद साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। ये एक मुल्कगीर तहरीक की बात की है जी। और पुरअमन तहरीक होगी, और ये यूसी लेवल के ऊपर, तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, तो प्रोविंस लेवल के ऊपर ये शुरू की जाएगी और तमाम मुल्क में ये फैली होगी। ये इसका कोई एक शहर या एक जगह जो है वो फोकस नहीं होगा, किसी एक जगह के ऊपर हम इकट्ठे नहीं होंगे, बल्कि इसको तमाम लोगों को, पूरे मुल्क के लोगों को सेंसिटाइज किया जाएगा कि वो जहाँ भी इकट्ठे हो सकते हैं वो हों, और जो इश्यूज हैं उनको लेके आगे बढ़ें। अभी इसके जो फाइनल खदोखाल हैं वो तय हो रहे हैं, और वो चूंकि अब डेट आ गई है तो मेरा ख्याल है कि आइंदा 2-4 दिनों में वो कंप्लीट फाइनलाइज हो जाएगा। वो उस वक्त फिर हम आपके साथ जो चीज़ शेयर कर सके वो जरूर शेयर कर रहे हैं। नहीं, मगर ये यूसी की सतह पर या आप तहसील की सतह पर, या चलिए बाद में फिर थोड़े से बड़े लेवल पर भी, जो भी इसको आप ग्रास रूट लेवल पर भी लेके जाते हैं, तो क्या करेंगे? रास्ते बंद करेंगे, गलियों में निकलेंगे, रैली निकालेंगे, झंडे उठाकर आएंगे? क्या इसकी बुनियादी इसका फीचर क्या होगा इस एहतजाज का सर? मैंने असद साहब अर्ज किया कि हम उसके जो फाइनल खदोखाल हैं वो तय किए जा रहे हैं, और वो मेरा ख्याल है कि इसी अशूरा से पहले वो फाइनलाइज हो जाएंगे, और वो किसी तरीके से, क्योंकि खान साहब के साथ हमारी बातचीत जो है वो होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है, अब मीटिंग नहीं हो पा रही, तो किसी तरीके से उन तक पहुंचाए जाएंगे, और फिर उनकी अप्रूवल के बाद मेरा ख्याल है कि आप लोगों के साथ सर ये प्लान आपने खान साहब को देना है या खान साहब ने आपको देना है? ये प्लान तो उन्होंने कहा था ना, उन्होंने उमर अयूब साहब की ड्यूटी लगाई थी कि वो इसको प्लान करें। उमर अयूब साहब की ड्यूटी लगी हुई है और वो अपनी टीम के साथ इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये खान साहब के पास जाएगा, लीड वो करेंगे। खान साहब ने कहा था एज पेट्रन इन चीफ ऑफ द पार्टी, उन्होंने कहा था कि मैं खुद लीड करूंगा, लेकिन जो हमें डर था, खौफ था, वही हुआ है कि उसके बाद, इस ऐलान के बाद आपको पता है कि खान साहब को वर्चुअली आइसोलेट कर दिया गया है। कल जो बहनों ने आके कहानी सुनाई है वो इंतहाई तकलीफदेह है कि 22 घंटे, 24 में से 22 घंटे उनको सेल में कैद रखा जा रहा है, बाहर नहीं निकला जा रहा, और जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनसे मुलाकातें बंद हैं। वो कला से भी अब वर्चुअली मुलाकातें बंद हो गई हैं। फैमिली में कुछ लोगों की, 1-2 बहनों की इजाज़त दी जा रही है और कुछ नहीं। तो ये एक इंतहाई ज़ालिमाना रवैया है, और लाजमी बात है कि अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू करे, और मैं फील करता हूँ कि ये सिचुएशन कंटिन्यू करेगी, तो फिर उस सूरत में वो लाजमी बात है कि किसी को हैंड ओवर करेंगे ये पार्ट, ये जो एहतजाज की तहरीक है इसको लीड करने के लिए। तो ये उनका फैसला होगा कि किसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं। सही है राव साहब, जैसे कि आपने कहा कि अभी इसके खद्दोखाल की तफसीलात तो सामने आना बाकी है, तय होना बाकी है, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि ये यूसी की सतह पर कोई एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन उसमें ज़ाहिर है जो सूबे का स्ट्रक्चर है पार्टी का, उसका मुतहरिक होना बड़ा ज़रूरी होगा।
अब अगर मिसाल के तौर पर हम खैबर पख्तूनख्वा की ही बात कर लें, जहाँ पर एहतजाज का बुनियादी यानी सबसे ज़्यादा मूवमेंट बनती ही खैबर पख्तूनख्वा से है, पॉलिटिकल कमेटी के फैसले एकतरफा हैं। मेरे लिए जलसा किया गया तो उसकी स्कीमें ख़त्म कर दी गई। वो बैरिस्टर गौहर की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इन हालात में मैं तहरीक चलाऊँगा। तो वो तो बड़े नाराज़ हैं सूबाई सदर अपनी पार्टी की मरकज़ी क़यादत से। ये कुछ इश्यूज थे असद साहब, वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं और वो बातचीत हो रही है। मेरा ख्याल है कि ये फौरी तौर के ऊपर ये मसाइल जो हैं, जो भी जिसको भी मसाइल हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि तहरीक के लिए यूनिटी जो है वो एक प्री रेक्विजिट है। उसके बगैर अगर तहरीक हम शुरू करना भी चाहें तो नहीं शुरू कर सकेंगे। पार्टी के तमाम कार्डर्स जो हैं उनको यकजा होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और अपने माबैन अगर कोई इख्तलाफात हैं या कोई इशूज हैं तो उनको दूर करना पड़ेगा। इस सिलसिले में पार्टी मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर बातचीत हो रही है, कंसल्टेटिव सेशंस हो रहे हैं। आज भी पार्लिमानी पार्टीज की मीटिंग हो रही है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो केपी हाउस में वो पार्लियामेंट पंजाब और केपी की पार्लिमानी पार्टीज जो हैं वो मौजूद हैं और वो इजलास हो रहा है। और ये बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन उनमें से जो तहरीक का इशू है वो भी वहाँ डिस्कस होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि हल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। नहीं, मगर राव साहब आप ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते के बाद एहतजाज होना है, जिसका के खद्दोखाल 3-4 दिन में सामने आएंगे। उसके लिए यानी खद्दोखाल बनाने के लिए भी सूबाई क़यादत का अपने अपने सूबे की क़यादत का मुतहरिक होना या नाराज़ ना होना ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन में शायद उनकी नाराज़गी भी दूर कर ली जाएगी, ये मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो फिर बहुत कुछ करना बाकी है अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर एहतजाज से पहले। बहुत कुछ करना हमेशा बाकी होता है असद साहब। बहुत कुछ हो चुका हुआ है, बेसिक प्रिंसिपल्स तय हो चुके हुए हैं, बेसिक जो डायरेक्शन है वो मुतय्यन हो चुकी हुई है। अब अगर किसी के छोटे मोटे इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में अगर कुछ आ रहा डिफरेंट है या कोई एक फंक्शनल लेवल के ऊपर डिफिकल्टीज आ रही हैं तो वो दूर हो जाती हैं, वो वक्त के साथ साथ दूर होती रहती हैं। अब सिर्फ उसके जो खदोखाल हैं वही फाइनलाइज हो रहे हैं, वो भी तय हो चुके हुए हैं, वो फाइनलाइज उनके फाइनल टचेस उसको दिए जा रहे हैं विद इनपुट फ्रॉम वेरियस कार्डर्स। तो वो भी 1-2 दिन लगेंगे, वो तैयार हो जाएंगे। उसके बाद खान साहब तक कोशिश करेंगे पहुंचाने की और अप्रूवल्स वगैरह हो जाएंगी। आशूरा के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। सही है। राव साहब आप एहतजाज की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर खान साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि फ़ौरन एहतजाजी तहरीक चलाएं, लेकिन कोट लखपत जेल में जो आपकी असीर क़यादत है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब सबसे सीनियर मोस्ट हैं, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज सीमा, ये सब लोग ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का फ़ौरन आगाज़ होना चाहिए और मुल्क के तमाम जो मसाइल हैं उससे निकलने का हल सिर्फ मुज़ाकरात है और मुज़ाकरात भी पॉलिटिकल लीडरशिप से किए जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मुक़्तदरा से ही किए जाएँ। तो ये तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है इमरान खान साहब की राय में और शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर कोट लखपत की जो असीरान हैं उनकी राय में। साहब मुझे आप बताएंगे कि खान साहब ने कब कहा है कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा? खान साहब ने कहा है कि मैं सिर्फ उनसे मुज़ाकरात करूंगा जिनके पास ताकत है। सर उन्होंने कहा है कि इनसे मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट्स पढ़ी है, ऊपर नीचे 2-3 स्टेटमेंट्स आई है। अभी कल की स्टेटमेंट उन्होंने आई है, कहा है ये हाइब्रिड सिस्टम है और ये सबको कबूल है। इसमें अभी उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है कि इसमें उसका एक बड़ा मेजर रोल है, वही डोमिनेट कर रही है। उन्होंने अमेरिका की मिसाल दी है, यूरोप की मिसाल दी है। तो ये तो आवाम नहीं है, तो ये कह रहे हैं ना कि ताकत का जो मंबा है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं है। ये जब मुज़ाकरात आज ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो लेटर आया है इसका और पार्टी की पोजीशन में, खान साहब की पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। हम भी मुज़ाकरात के हामी है। मैं हर प्रोग्राम में बैठ के मुज़ाकरात की बात करता हूँ, आज भी आपके सामने मुज़ाकरात कहता हूँ और अल्टीमेटली ये भी अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि सियासी जमात के लिए ऑप्शन कोई नहीं होता सिवाय मुज़ाकरात के। हर चीज, हर मसला जो है वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर सॉर्ट आउट होता है। हम तो कहते हैं मुज़ाकरात शुरू करें, अब वो फैसला कर ले, देख लेते हैं। अब जब एक कंसेंसस हो जाएगा कि बातचीत एग्रीमेंट के बाद शुरू करनी है, बातचीत शुरू करनी है, तो ये छोटे मोटे मसले जो वो तय हो जाते हैं। मुज़ाकरात से बेहतर कोई चीज नहीं है। नहीं, मगर राव साहब लेकिन अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे और हमारे साथ अदलिया को खत्म कर दिया गया है और जो लेजिस्लेचर में हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहता ना सवाए पुरअमन एहतजाज के। तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। मुज़ाकरात आज शुरू कर दीजिए, हर चीज मौखर हो सकती है। राव साहब जो अभी देखिए ना, अमेरिका को भी पता है कि इख्तियारात किसके पास हैं, वो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो फिर ये कह रहे हैं कि मैं इस हुकूमत से बातचीत, इनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है बातचीत करने के लिए। अब लेकिन शाह महमूद कुरैशी तो कह रहे हैं कि नहीं, सियासी हुकूमत से भी सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात होने चाहिए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंस तो हो गया ना फिर दोनों में। सर
उन्होंने ये कहा हुआ है जी कि मुज़ाकरात हर सतह पर होने चाहिए, सियासी सतह पर मुज़ाकरात जरूरी है और मुक़्तदरा की सतह पर भी मुज़ाकरात जरूरी है, ये उन्होंने फरमाया है। ठीक जी, है जी। जी, मैंने पढ़ दिया आपको। जी। तो ये दोनों के साथ देखिए, मुक़्तदरा का अवाम विच इज एस्टैब्लिशमेंट का मौजूद होना लाजमी है। ठीक है, आज आप एग्री कर जाइए, अब उसकी शक्ल शेप क्या होगी उनके इंक्लूजन की, वो भी डिफाइन की जा सकती है, वो भी डिस्कस हो सकती है। मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए सतह पर, बड़ा ओपनली बात कर रहा हूं। मुज़ाकरात से बेहतर कोई चीज नहीं है, मैं उसका बहुत बड़ा एडवोकेट रहा हूं, हमेशा से रहा हूं। कल की बजाय आज शुरू करें मुज़ाकरात। सबको अपनी अनाज जो है वो खत्म करनी पड़ेगी, सबको एक टेबल के ऊपर बैठना पड़ेगा मुल्क के मसाइल हल करने के लिए, आगे जाने के लिए। मुल्क आगे नहीं जा रहा, ये एक हकीकत है। मांगे तांगे पैसों के ऊपर आप मुल्क चला रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं आपके, महंगाई बढ़ती जा रही है आपकी, कोई चीज अंडर कंट्रोल नहीं। इन्वेस्टमेंट एक पैसा नहीं आई है, एक पैसा नहीं आया इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट का पिछले 3 साल में। तो मुल्क कहां जा रहा है? ठीक है राव साहब, ये जो मखसूस नशस्तों का फैसला आया, आपके हाथ से मखसूस नशस्तें तो गई। अब आजम तारड़ साहब ये कहते हैं कि आपके जो लोग हैं सारे वो आज़ाद हो गए हैं, पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद नहीं हैं। इस सिलसिले में सुना ये गया था कि पीटीआई की जो क़यादत है या पीटीआई की ये बतौर पार्टी उन्होंने फैसला किया है कि अपने तमाम जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनसे हल्फ लिया जाए कि वो अपनी वफादारी तब्दील करके नहीं जाएंगे। क्या ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है? देखिए, ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की कहानी 3 साल पुरानी है। हमारे लोगों के तब्दीली करने की, पार्टी तब्दील करने की कहानी भी 3 साल पुरानी है। अदर देन दो 6 or 7 पीपल जिनको के किडनैप किया था 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर के मौके के ऊपर, और किसी ने अभी पार्टी तब्दील नहीं की है। ये जो गए हैं चौधरी उस्मान अली साहब चले गए सर, ये उसी 6 में से हैं, ये उन्हीं 6 में से जी, और जिनको हमने इनको डिसिप्लिनरी नोटिस इनको सर्व किया हुआ है जी। ये कोई नहीं लगता। और देखिए, हमारी हुकूमत के जाने से पहले 28 लोग गए थे। जो मंडी लगी थी यहाँ, इंसानों के ज़मीरों की मंडी सिंध हाउस में लगी थी, वहाँ बोरियां पड़ी हुई थी कैश की, जरदारी साहब बैठे हुए थे उसके ऊपर। और वो 28 जो है अब सियासी जनाजे बन चुके हुए हैं। और मैं लेट मी शेयर इट विद यू कि उनमें से बहुत सारे लोग वो जनाजे लेके हमारे दर पे बैठे हुए हैं कि जी हमें पार्टी में वापस ले लीजिए। पीटीआई को कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये सब कहानियां, कहावतें हैं। अब देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं कि कौन जाता है। आप भी यही है भाई, मैं भी यहाँ हूँ, बशर्ते जिंदगी यही है। कोई नहीं छोड़ेगा पीटीआई को, क्योंकि वो सियासी मुस्तकबिल जो है वो खत्म हो जाता है उसके साथ। इन लोगों का सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया है, जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी, हमारे जिन्होंने एक रोल प्ले किया था हमारी गवर्नमेंट के डिसमिस कराने। पिछले 6 महीने के अंदर अंदर एक तासुर ये है कि पीटीआई के कारकुन के अंदर मायूसी आई है। पीटीआई बतौर पार्टी भी कमज़ोर हुई है, उसके पास लाहा अमल भी अब नहीं रहा है। यानी पिछले साल 2024 के अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक पीटीआई काफ़ी स्ट्रांग लग रही थी, इमरान खान की रिहाई के इम्कानात भी दिखाई दे रहे थे। अब सारी चीज़ें ही पीछे चली गई हैं, खान साहब की रिहाई के इम्कानात भी कम हो गए हैं, पार्टी भी कमज़ोर दिखाई दे रही है, कमज़ोर पोजीशन नज़र आ रही है, कारकुन भी ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहा है। आप समझते हैं कि पीटीआई वाकई पीछे चली गई है 6 महीने के अंदर काफ़ी? ये असद साहब, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, ऊंच नीच होती रहती है, आगे पीछे बात होती रहती है। मुख्तलिफ सिचुएशंस थी, मुख्तलिफ सिचुएशंस बदली हैं, नई सिचुएशंस आई हैं। हमारा जो अंदाजा था कि जो फसाइयत खत्म हो जाएगी वो नहीं हुई है, जुल्म और जबर खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हुआ बल्कि बढ़ा है। मामला जो है पोलिटिकल फ्रीडम्स नहीं दी जा रही, एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और भी बहुत कुछ है। तो इंसाफ के जितने ऑप्शंस थे वो सब बंद हो गए हैं। लेजिस्लेशन में भी कोई बात आगे नहीं बढ़ी, बल्कि हमारी सीटें, जैसा कि आपने खुद फरमाया है, हमारी सीटें जो रिजर्व सीटें हैं वो भी ले ली गई हैं। इन हालात में एक किस्म की डिसअपॉइंटमेंट्स जो है वो एक नेचुरल अमल होता है, फेल होता है। लेकिन पार्टी बिल्कुल कायम है, पार्टी मौजूद है। पार्टी को तोड़ने की कोशिशें इतनी हुई हैं 3 साल से, पार्टी उसके बावजूद बिल्कुल अपने प्रिंसिपल पोजीशन के ऊपर कायम है। और मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में भी कायम ना सिर्फ रहेगी बल्कि और ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करेगी। आप इसका एक ही, मैं कहता हूँ ना कि एक ही टेस्ट है और कुछ नहीं है। आप कहते हैं पार्टी कमजोर हुई है, आज इलेक्शन करवा लीजिए फ्री एंड फेयर, देखिए क्या होता है। इनकी 17 सीटें मिलेंगी, 7 नहीं मिलेंगी अभी। सही है। तो सर, आपकी इस जद्दोजहद का कोई रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है? किसका रिजल्ट? आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं, तहरीक चलाने जा रहे हैं, उधर आपके केसेस नहीं लग रहे हैं, इमरान खान की रिहाई के इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम तहरीक चलाने से पहले मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड हैं, हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं।
अगर मुज़ाकरात नहीं होते, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता, अदलिया का मैंने जिक्र कर दिया है, तो फिर हमारे पास एक पुरअमन तहरीक चलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमने अपनी सियासत जो है वो तो जिंदा रखनी है ना, उसको तो आगे चलाना है ना। सियासी पार्टी के तौर के ऊपर तो अपना जो हमारा एक मकाम है उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे ना। लेकिन हम ज्यादा इंटरेस्टेड ये हैं कि जी बिल्कुल जैसा कि एक खत भी आया है कि तमाम तबके जो हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो बैठ के मुल्क के मसाइल के बारे में बात करें, एक डायलॉग करें और उसका हल तलाश करें। यही मुल्क और कौम के मफाद में है। ठीक, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।